नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और अगले आधे घंटे में समझेंगे कि आज मार्केट पे रणनीति क्या होनी चाहिए और उस पर पूरी डिटेल के साथ और पूरे क्यूज के साथ हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे दीपांशु। ग्लोबल मार्केट में किस तरह का से संकेत मिल रहे हैं ये बताने के लिए, मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए ये बताने के लिए मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे और खबरों के दम पर आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रह सकते हैं ये बताएंगे देवांशी। अब से कुछ ही देर में सभी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक अपडेट अगर ले ले कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो वहां पर तेल में देखिए एक बार फिर से भारी गिरावट कल देखी गई है और WTI का जून कॉन्ट्रैक्ट कल 40% से ज्यादा फिसला और इस वक्त जो एशियाई बाजारों की शुरुआत है वो भी कमजोर देखने को मिल रही है और कल अमेरिकी बाजार भी कमजोरी के साथ ही कल हमने क्लोजिंग देखने को मिली है। तो किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल बाजार से पहले वो समझ लेते हैं और ये बताने के लिए दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एक बार फिर से पूरा का पूरा एक्शन कल शाम ग्लोबल बाजारों के लिए तेल के अराउंड ही था। अगर आप देखें तो कल मई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी थी, तो अब जून कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो आज से एक्टिव ट्रेड हो गया है। जून कॉन्ट्रैक्ट कल इंट्राडे में भारी गिरावट के साथ 43% गिर कर $11.5 पर बंद हुआ। तो एक तेज गिरावट है। आज सुबह आप हल्का सा रिबाउंड वहां पर आप जरूर देख रहे हैं 20-22% का, इसलिए अब वापस वो लेवल्स ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। $14 के आसपास आ रहा है, पर फिर भी कल जून का कॉन्ट्रैक्ट भी भारी गिरावट इसने भी आपको दिखाई। और यही नहीं, जो जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि अगले महीने का अब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 31% गिरकर $18 हुआ WTI की अगर हम बात करें। ब्रेंट की बात करें जो भारत के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर भी हमने देखा कि 28% की तेज गिरावट हुई और इससे वो $18 तक फिसला। आज सुबह के रिबाउंड में आप $20 के आसपास इसे पाएंगे, पर 19 साल के निचले स्तर पर है इस समय ब्रेंट क्रूड के दाम। सो तेल में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, जिस तरह की भारी गिरावट हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं, उसकी वजह से बाजार में फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। कल शाम अमेरिकी बाजार लगातार दूसरे दिन डाउ में 600 अंक की गिरावट हुई। 1.5 से 2.5% तक की गिरावट आपने अमेरिकी बाजारों में देखी। यही नहीं, कमजोर नतीजों की वजह से भी हमने देखा S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स नेगेटिव क्लोज हुए। इसमें मर्क और बोइंग के शेयर्स में 5% की गिरावट थी। IBM जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, वहां पर 3% की गिरावट थी। कोको कोला के शेयर में 2.5% की गिरावट थी। ये नतीजों के दम पर रिएक्शंस थे। पर नेटफ्लिक्स की तरफ से शानदार नतीजे आए। उनके एक्टिव यूजर्स का नंबर ग्रो किया, नए यूजर्स ग्रो हुए और उनका मुनाफा लगभग 2 गुना हो गया। तो उसकी वजह से नेटफ्लिक्स के शेयर में अच्छी तेजी देखने को मिली, पर बाकी लगभग सारे अमेरिकी सेक्टर्स कमजोरी के साथ ही बंद हुए। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार भी 3 से 4% फिसले, तो वहां पर भी कमजोरी देखने को मिली। सोना $1700 के आसपास, ये तो ज्यादा उतार चढ़ाव सोने में नहीं था, पर डॉलर में हमने बढ़त देखी है। कल रुपया भी रिकॉर्ड निचला स्तर था रुपए के लिए नया। आज देखते हैं शायद फिर से थोड़ा प्रेशर और आ सकता है जिस तरह की डॉलर का मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो आज और भी प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा दीपांशु, कोरोना पर भी अपडेट दीजिए। इस वक्त किस तरह के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? आंकड़े तो अच्छे नहीं हैं पूजा। कहीं भी अगर आप देखें तो ऐसा बड़ा उछाल भी नहीं हुआ है कहीं पर कहीं ऐसा रिडक्शन भी नहीं हुआ है। जो हम दिन की बात कर रहे हैं कि लगभग हर दिन 70,000 से 75,000 नए मामले आते हैं, वैसा ही हुआ। कल 74,000 नए मामले सामने आए और 7,000 लोगों की मौत हुई। अब विश्व में 25.5 लाख लोग कोरोना से प्रभावित हैं और 1,77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख लोग अभी तक वायरस से ठीक भी हो गए, पर जैसे कि हम आपको रोज बता रहे हैं, नए मरीजों की संख्या ज्यादा है उनके मुकाबले जो ठीक हो रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर 3-4 चीजें हैं जहां पर हमें नजर देनी पड़ेगी। एक तो ये बात है कि अमेरिका में अब 25,000 से ज्यादा नए मामले कल सामने आए, बल्कि 25,000 से ज्यादा ही वो आंकड़ा है और लगभग 2800 लोगों की मौत हो गई। तो वहां पर कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है। वायरस से मरने वालों की संख्या 45,000 के पार है। अमेरिका की सेनेट में $480 अरब का एक स्टिमुलस प्लान क्लियर हो गया है। छोटे बिजनेसेस और कोरोना की लड़ाई के लिए इस्तेमाल होगा, तो वो एक अच्छी खबर आई है वहां पर जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आई है, मुझे आपको याद भी होगा कि ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट में अच्छे असर दिखा रहा है। पर अमेरिका की ही एक स्टडी ने पाया कि 370 लोगों को ये दवाई दी गई। ये बूढ़े लोग हैं या एक एज लिमिट से ज़्यादा के लोग हैं, उनको ये दवाई दी गई और उनमें से किसी भी पेशेंट पर इस दवाई का ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं पाया गया। हालांकि एक बहुत छोटा नंबर है, एक ही स्टडी है, पर ये आपको दिखा रहा है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या HCQ हर पेशेंट पर काम नहीं कर रही है। तो ये दवाई उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना पहले हमें बताया गया था। ये एक ही स्टडी है, तो और स्टडीज किया, फिर इस स्टडी के बड़े सैंपल का रिजल्ट अवेट करेंगे।
पर क्योंकि अमेरिका ने ये बोला कि ये दवाई यूज़ करिए, ट्रम्प साहब ने बोला, और अब अमेरिका की एक स्टडी बता रही है कि ये दवाई इफेक्टिव नहीं है, ये एक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा यूरोप में भी अगर आप देखें तो कल लगभग 27,000 नए मामले हमारे सामने आए, 3,400 लोगों की मौत हो गई। यूरोप से एक अच्छी खबर आ रही है कि यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इस गुरुवार से ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगी, यानी कि कल से ह्यूमन ट्रायल शुरू कर देगी एक वैक्सीन पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ये एक ड्रग ट्रायल कर रही है, तो ह्यूमन ट्रायल उसका शुरू होगा, तो ये एक अच्छी खबर है। देखते हैं वहां से क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ से भी चिंताजनक संकेत हैं। 20,000 से ज़्यादा मामले हैं इस समय भारत में, 645 लोगों की मौत हो गई है। कल 1500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए और 53 लोगों की मौत हुई। अब तक 4,000 लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं भारत में, पर महाराष्ट्र में 5,000 से ज़्यादा मामले हैं। मुंबई और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को आप कंबाइन करें तो 3,000 से ज़्यादा मामले हैं। मुंबई में कुल 2,500 मामले हैं इस समय। और जैसे कि आप बता रही थी कि जो कुछ रेस्ट्रिक्शंस महाराष्ट्र में हटाई गई थी, अब मुंबई और पुणे में वापस वो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी खतरा काफ़ी हावी है। ओके, तो खतरा अभी भी बना हुआ है और यहाँ से जो रिस्ट्रिक्शन जो थोड़ी बहुत रिलीफ दी भी गई थी वो भी अब विड्रॉ कर लिया गया है सरकार की तरफ से, और आंकड़े भी यहाँ पर बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो इस फ्रंट पर ज़्यादा कुछ राहत दिखाई नहीं दे रही। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब एक बार संस्थागत निवेशकों के आंकड़े कैसे थे कल, वो भी एक बार देख लेते हैं। बिकवाली ही देखी गई है। विदेशी निवेशक की अगर बात करें तो 2,095 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से देखने को मिली, और वायदा बाजार में भी करीब 1864 करोड़ की बिकवाली वायदा बाजार में एफआईएस ने की है। वही घरेलू निवेशकों ने भी कल कैश मार्केट में बिकवाली ही की है। आंकड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन 68 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर डीआईएस की तरफ से भी देखने को मिली है। तो कल जो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े थे वो भी सेल साइड पर ही थे। तो इन तमाम क्यूज को आज मार्केट के लिए कैसे समझना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, ढेर सारी खबरें हैं आज। तो पहले तो ग्लोबल बाजार में उठापटक है, क्रूड के फ्रंट पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर बिकवाली हावी थी, और कोरोना के मोर्चे में अगर बात करें तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का असर, ये अमेरिका की रिपोर्ट कह रही है कि ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो खबरें ढेर सारी है। इन तमाम खबरों को आज भारतीय बाजार के लिए कैसे देखना चाहिए? देखिए, खबरें ज्यादातर, पूजा गुड मॉर्निंग, खबरें ज्यादातर नेगेटिव साइड पर ही हैं। एक तो ये कि अमेरिकी बाजार जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा गिरे, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो मेरे ख्याल से 250 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो उसके मुकाबले में 600 पॉइंट की कमजोरी है वो कहीं ज्यादा है। दूसरी बात है कि कोई डाउ फ्यूचर्स भी कोई मजबूती तो दिखा नहीं रहे, 51 पॉइंट ऊपर है तो कोई बहुत ज्यादा मजबूती अभी तक तो नहीं है। तीसरी बात जो है वो कोरोना को लेकर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसकी बात हम पिछले हफ्ते लगातार कर रहे थे दी फोरम की। देखिए, जो स्टडीज आ रही हैं, याद है आपको फ्रांस का हवाला दिया था। फ्रांस दुनिया में हेल्थ केयर के मामले में नंबर 1 है, और फ्रांस में उन्होंने 125 लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था, और वो इस एक्सपेरिमेंट से खुश नहीं थे कि वहां पर जो कुछ आ रहा है वो अच्छा नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अब अमेरिका में भी अगर उस पर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं तो पता नहीं ट्रम्प साहब ने क्या सोचकर वो स्टेटमेंट दिए हैं। तो अब वही वाली बात है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से अगर ठीक नहीं हो रहा है तो फिर से ये नेगेटिव खबर मानी जाए। और जिस तरह से मरने वालों की तादाद हर रोज अमेरिका में बढ़ रही, पता नहीं कहाँ फ्लैटनिंग ऑफ का हुआ है। हाँ, बस ये आप कह सकते हैं कि ज्यादा लोग और प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन कल भी 2700 लोगों की मौत हुई है, वो किसी भी लिहाज से कम नहीं है। वो खराब खबर है। अब मार्केट्स पे ये तो ये जो कुछ कच्चे तेल में चल रहा है उठापटक, हालांकि चलिए कल वहां भी वायदा कारोबार की एक्सपायरी होगी कच्चे तेल की, लेकिन ये किसी भी एसेट क्लास में इतना उतार चढ़ाव होना ये अनकंफर्टेबल करता है लोगों को, मतलब बढ़िया संकेत नहीं दे रहा है। तो मेरे ख्याल से शुरुआत करने के लिए कल की कमजोरी के बाद आज भी कोई संकेत तो अच्छे हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मामला ग्लोबल मार्केट से सावधानी की तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा हमें अलर्ट रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर और अलर्ट रहना चाहें तो ग्लोबल मार्केट के इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईज कल 2100 करोड़ का कैश में बेच गए, 1100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेच गए, 685 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेच गए, दबाकर बिकवाली हो रही है। तो आप क्या सोचकर बढ़ सकते हैं, ये वाली बात है। तो बिल्कुल यहाँ पर किसी तरह के बढ़त के इस वक्त संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सावधानी लेकर ही चलना होगा इस वक्त भारतीय बाजार में। तो अनिल जी, आज के लिए जो अहम स्तर होंगे वो क्या होंगे? अहम स्तर, ओके, ऊपर वाला तो बड़ा इजी बताना पूजा। निफ्टी में 9100 9250 ये तो हायर रेंज है। पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर रिलायंस की वजह से मिल जाए
कम गैप से खुले या मजबूत हो जाएं तो ये बेचने के लिए परफेक्ट जगह है। 9100 9250 आराम से बेचिए, आंख बंद करके बेचिए। ठीक है, अब नीचे आइए। 8800 पहला सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली जहां बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा ना, वो रेंज 8750 से 8825 पहली हो सकती है, और फ्रेश कमजोरी 8750 के नीचे होगी, तब आप 8500 से 8650 की रेंज में पहुंचेंगे। तो फिलहाल मैं आज के लिए समझता हूँ हो सकता है 8750 8825 की रेंज को हम होल्ड कर पाए। तो नीचे की रेंज ये निकल कर आ रही है आपके लिए निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी 19,900 20,400, मतलब 20,000 के आसपास आप आराम से बेचिए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अब वही वाली बात है, आज तो मिलेगा नहीं, चांस कम लगता है। लेकिन नीचे की तरफ 18,800 19,050 ये रेंज है जहां पर आपको थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी पर। तो मेरा ये समझना है कि जितना कम गैप मिले नीचे की तरफ या जितना ऊपर खुल पाए, देखते हैं एशिया कैसा कारोबार रहता है। लेकिन ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए, दो वजह से। ग्लोबल मार्केट से कंफर्ट कम हो रहा है, और दूसरा एफआई की बिकवाली के आंकड़े बहुत भारी भरकम है। ये इतना झेलना मुश्किल काम है, ये हमारी ताकत नहीं इस तरह के कमजोर बाजार में कि आप 3-3 हजार करोड़ की बिकवाली झेल पाए, और वो भी लगातार तीसरा दिन है जब वो दबा कर बेच रहे हैं। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है, तो आज सावधान रहने की जरूरत है, और अहम स्तर भी आपको बता दिए गए। 8,750 के अगर नीचे हम जाते हैं, ये एक अहम सपोर्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे और भी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अगर ऊपर की तरफ मार्केट आता है तो वहां पर बिकवाली करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है, सावधानी के साथ आज ट्रेड करने की राय होगी। तो ये थी मार्केट पर रणनीति, लेकिन आज खबरों के दम पर भी काफी सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में रहेंगे, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज सबसे पहले आप देखिए जो नतीजा आने वाले हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रा के आने वाले हैं, उस पर नजर रहेगी। साथ ही आज जो बोर्ड की बैठक होने वाली है कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही इंडियन होटल, ये दोनों की बोर्ड की बैठक है जिस पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा आज अगर नतीजों की बात करें, एसीसी के नतीजे आए थे, अनुमान से बेहतर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए जो बिक्री है वहां पे जो वॉल्यूम से करीब 12% गिरते हुए दिखे थे इस तिमाही में, कम डिमांड के चलते, लेकिन इसके बावजूद जो बिक्री है करीब 10% से गिरती हुई दिखी है। साथ ही जो कामकाजी मुनाफा है वो 10% तक बढ़ता हुआ दिखा है, और साथ ही जो मार्जिन है इस बार 17% पर आते हुए दिखे हैं, ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। और साथ ही जो मुनाफा है वो केवल 5% तक की गिरावट दिखा रहा है, जो अनुमान था वो करीब 7 से 8% तक का था। तो कुल मिलाकर आप देखिए जो कॉस्ट है वो लगातार कम होती जा रही है कंपनी की, इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। साथ ही आज देखिए क्रिस्टल के भी नतीजे आए थे, उनकी जो कुल आय है करीब 8% तक गिरी है, कामकाजी मुनाफा 3% तक कम होता हुआ दिखा है, और मार्जिन 25% पर स्टेबल हैं। जो मुनाफा है वो 15% तक कम होता हुआ दिखा है इस तिमाही में। तेजस नेटवर्क्स ये तिमाही कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, जो आय है केवल 54 करोड़ पे आती हुई दिखी है, करीब 40% तक की गिरावट हमने आय में देखी है तिमाही आधार पर। साथ ही जो लॉस है वो बढ़ता हुआ दिखा है, 80% तक का लॉस इस तिमाही में बढ़ा है पिछले तिमाही से। सिक्वेंशियल बेसिस पर 126 करोड़ का जो लॉस है कंपनी ने बुक किया है। वन टाइम इम्पेयरमेंट कॉस्ट करीब 70 करोड़ का था। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज फोकस में रहेगा। फेसबुक के साथ फाइनली कंपनी ने करार कर लिया है जियो में। जियो के प्लेटफॉर्म के जरिए रिलायंस जियो में करीब 10% तक की हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदी जाएगी। फेसबुक खरीदेगा 43,574 करोड़ में ये हिस्सेदारी होती हुई दिखेगी। एसबीआई लाइफ, अदानी पावर, ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। मई सीरीज में एसबीआई लाइफ वायदा बाजार में शामिल होता हुआ दिखेगा, और साथ ही अदानी पावर वायदा बाजार से बाहर होता हुआ दिखेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। वोडाफोन आइडिया इस स्टॉक पर नजर रहेगी, जहां पे सरकार को कंपनी ने इस तिमाही की जो लाइसेंस फीस है उसका भुगतान कर दिया है। 1370 करोड़ का जो पेमेंट है वो कंपनी ने कर दिया है। फेडरल बैंक की लिए अच्छी खबर, आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी ने अतिरिक्त 4% तक की हिस्सेदारी खरीदी है, और साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड ये स्टॉक फोकस में होगा, जहां पे कंपनी ने हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग जो रेट्स हैं उसमें कटौती की है। 15 बेसिस पॉइंट की कटौती कंपनी ने की है, वो आज से लागू होता हुआ दिखेगा। फंड एक्शन की बात करें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आज फंड एक्शन देखने मिला था, जहां पे एमएफएस इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कनाडा ने करीब 12.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 606 रुपए प्रति शेयर।
ओके, तो आज खबरें भी ढेर सारी हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स के लिए। तो एसीसी, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल सकता है। इसमें नतीजों पर भी फोकस करेंगे। एसीसी ने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे घोषित किए। इस पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आई हैं और ये बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एसीसी पर बताइए, ब्रोकरेज हाउसेस का क्या मानना है? बिल्कुल पूजा, ब्रोकरेज हाउस का मानना ये है कि नतीजे जो है अच्छे देखने को मिले। मुनाफे की बात करें अगर आप, या फिर आप एबिटा देखें तो यहाँ पर बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ में थोड़ी सी नरमी थी जिसके चलते आय में हल्का सा दबाव देखने को मिला, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस का जो भरोसा है वो बरकरार देखने को मिला है। सीएलएससी की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1380 रुपए के लक्ष्य के लिए। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 930 रुपए के लक्ष्य के लिए, और क्रेडिट स्विस भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1450 रुपए के लक्ष्य के लिए। यानी क्रेडिट स्विस सबसे ज्यादा लक्ष्य दे रहे 1450 का, सबसे कम दे रहे मॉर्गन स्टैनली 930 रुपए का। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स के लिए। तो ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है उनका कहना है कि एसीसी के नंबर्स यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं वॉल्यूम्स और मार्जिन के फ्रंट पर, तो यहाँ पर आज आप नजर रखिए। चलिए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आनंद राठी के जो कॉल्स आए हैं वो आपको पहले हम बता देते हैं। बिकवाली करने की राय दी है इन्होंने टाइटन में और वोल्टास में। टाइटन में जो लेवल्स देख रहे हैं 905 के लेवल्स के लिए, लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में कर सकते हैं बिकवाली। और दूसरा कॉल जो है वो वोल्टास पर आ रहा है 575 के लक्ष्य के लिए आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 513 का। अगला जो कॉल है वो चॉइस बुकिंग की तरफ से है ब्रिटानिया में। यहाँ पर इन्होंने कैश लेवल्स में खरीदारी करने की राय दी है। 2860 के लेवल्स पर आप खरीदारी करिए ब्रिटानिया में। स्टॉप लॉस होगा 2730 का, टारगेट होगा 3120 और 3035 के लेवल्स इस स्टॉक में आज देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी अपने दोनों कॉल्स में बिकवाली करने की ही राय दी है। पहला जो कॉल है वो है चोला इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पर बिकवाली करके चलिए 144 के लेवल्स पर और 136 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। और दूसरा कॉल है HUL, यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए 2320 पर और आज के लिए 2260 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं HUL में। तो करीब 5 कॉल्स हैं जिसमें कि 5 में से 4 कॉल्स में तो आज बिकवाली करने की राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो चलिए ये तो था एक्शन इक्विटी मार्केट का, लेकिन कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये भी हम समझ लेते हैं। और हमारे साथ जिगर इस वक्त जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही राय दीजिए। लगातार 2 दिनों से यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सपायरी भी थी और उसके चलते भी हमने देखा कि कमजोरी देखी गई थी, लेकिन रणनीति क्या होनी चाहिए इस वक्त कच्चे तेल में? गुड मॉर्निंग पूजा। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में, जैसे कि आपने सही बताया, 2 दिन से काफी एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में बना हुआ है। थोड़ी बहुत बार्गेन बाइंग आज सुबह मार्केट में लौट के आई हुई है, लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के पार चला गया है। सो क्रूड ऑयल में सेल अराउंड 1320, 1340 इज स्टॉप लॉस एंड 1285 इज टारगेट। गई है। इसके अलावा गोल्ड, जिगर यहाँ पर राय दीजिए, गोल्ड में इस वक्त क्या करने की रणनीति होगी? गोल्ड में हमें एक मोमेंटम नेगेटिव देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने अभी भी बताया, डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 के पार चला गया है। और इंटर मार्केट को रिलेशन की अगर हम बात करें तो जब क्रूड में इतना सिग्निफिकेंट फॉल आता है, गोल्ड में और बेस मेटल्स में भी हमने फॉल देखा हुआ था हिस्ट्री में। तो मुझे लग रहा है कि यस, आज मॉर्निंग में नो डाउट एक पॉजिटिव न्यूज ये है कि यूएस सेनेट ने $484 बिलियन का रिलीफ बिल पास किया हुआ है। सो अगेन मोर स्टिमुलस, मोर इजी मनी इज सपोर्टिव फॉर गोल्ड। बट मुझे लग रहा है किसी भी उछाले पे गोल्ड में भी बिकवाली का ही यहाँ पे एक रिकमेंडेशन आज के लिए देना चाहिए। सो गोल्ड जून सेल अराउंड 45,300, 45,400 इज स्टॉप लॉस एंड 45,000 इज टारगेट। तो चलिए ये रणनीति आपको इस वक्त गोल्ड में दे दी गई है। जिगर, कॉपर पे भी व्यू बताइए, यहाँ पर आज क्या करने की राय होगी? कॉपर में मुझे लग रहा है पूजा आज टेक्निकली करेक्शन आ सकता है मार्केट में। सो कॉपर अप्रैल सेल अराउंड 383 एंड स्टॉप लॉस इज 386 एंड टारगेट विल बी अराउंड 378।
ओके, ठीक है। तो ये राय कॉपर, गोल्ड और क्रूड पर आपको दे दी गई है। जिगर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज अपना। तो चलिए, ये तो थी कमोडिटी में रणनीति, लेकिन कुछ देर पहले आशीष से हम बात कर रहे थे एसीसी पर जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई थी उस पर। इसके अलावा भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर की कवरेज है और आशीष हमारे साथ बने हुए हैं बताने के लिए। आशीष, बताइए। पूजा, कल हमने देखा था कि ऑरबिंदो फार्मा में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। इनकी एक अहम इकाई है जिसे यूएस एफडीए से क्लियरेंस मिल गया है। आज इसी के ऊपर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आती हुई देखी और लगभग सभी ब्रोकरेज हाउस का भरोसा थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया। लगभग सभी ने अपने टारगेट प्राइस में बढ़ोतरी की है, लेकिन क्रेडिट स्विस की जो रिपोर्ट है ये अहम होगी क्योंकि यहाँ पर रेटिंग को भी अब अपग्रेड कर दिया है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग से बढ़ाकर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 345 रुपए से बढ़ाकर 665 रुपए कर दिया है। जेपी मॉर्गन की भी रिपोर्ट है जहां पर न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है 450 रुपए से बढ़ाकर 650 कर दिया है। और सिटी की रिपोर्ट है जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखे हुए 700 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्रूड की कीमतों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। WTI क्रूड, उसके बाद जो है CLSA ने रिपोर्ट निकाली 2 ऑयल कंपनीज पर, ONGC और ऑयल इंडिया, और दोनों की जो रेटिंग है और टारगेट प्राइस है इसमें काफी कटौती की गई है। अब जो ONGC की रेटिंग है खरीदारी की राय से बदलकर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 80 से घटाकर 55 कह रहे हैं कि FY21 यानी इस साल की जो EPS का अनुमान है इसमें इन्होंने 87% की कटौती की है। ऑयल इंडिया पर भी इन्होंने रिपोर्ट जारी की है जहां पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बदलकर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 85 से घटाकर 55 कर दिया है और इन्होंने जो FY22 का EPS का अनुमान है वो करीब 17 रुपए से घटाकर 4 रुपए कर दिया है। यानी ऑयल कंपनीज पर काफी ज्यादा टारगेट प्राइस और रेटिंग एक्शन किया गया है। ओके, तो ये थे तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स जहां पर कि आपको नजर रखनी है, इनके चलते एक्शन देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स के लिए। मार्केट पे एक और रणनीति समझ लेते हैं। कुणाल जी से संपर्क नहीं हो पाए, लेकिन उनके जो रणनीति है वो हमारे सामने है। निफ्टी में तो वो आज कोई ट्रेड नहीं देख रहे हैं और जैसा कि हम सुबह बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर और भी ज्यादा बिकवाली आज देखने को मिल सकती है। सावधानी बरतिए आज निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में यहाँ पर ये बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 19,860 का और आज के लिए जो टारगेट होगा बैंक निफ्टी में वो 18,900 का होगा। तो इन लेवल्स तक के लिए आप कर सकते हैं इसमें बिकवाली। लेकिन जो खरीदारी की राय आ रही है वो है बर्जर पेंट्स पर। बर्जर पेंट्स में खरीदारी करने के लेवल्स जो दिखा रहे हैं वो स्टॉप लॉस होगा 515 का और 540 के लक्ष्य के लिए आप बर्जर पेंट्स में खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए, ये थी पूरी मार्केट पर रणनीति और कमोडिटी मार्केट्स में भी क्या एक्शन हो सकता है ये भी हमने आपको बताया।